So, hello students. Again, this is Dr. Anjali Srivastava with my YouTube channel Adarsh. Today's topic is, I think, third or fourth in the series of environmental science studies, that is EVS. EVS के जो टॉपिक्स या सिलेबस मुझे करीब एक हफ्ता या 8 8 दिन पहले ही मैं मुझे लगता है मुझे मिला है। और ये सेमेस्टर 2 का ग्रेजुएशन लेवल पे, आई थिंक ये नेशनल लेवल पे ईवीएस इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका एक काफी वास्ट सिलेबस है, जिसमें करीब 4 या 5 यूनिट्स हैं। इनमें से एक यूनिट हम देख चुके हैं। दूसरा यूनिट है जिसे आज हम करने जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। ऐसा है कि इस सब यूनिट में काफी सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें एक एक करके काफी सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद उनके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स एंड देन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी पढ़ने हैं, लाइफस्टाइल्स पर उनका इफेक्ट भी पढ़ना है, और उनके सस्टेनेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। टोटल मिलाकर के ये जो चैप्टर है, ये यूनिट है, इट इंक्लूड्स द नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। इन सब के बारे में काफी डिटेल्स में पढ़ना है। तो अगर ये 7 डिटेल्स अगर हम पढ़ें तो 7 तो सब टॉपिक यहीं पे हो गए, जो पूरा 7 वीडियोज इन्हीं के लिए चाहिए होंगे। देन इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन conservation of natural resources, then equitable use of resources for sustainable lifestyle, and then associated problems. So that is going to take at least one more than 1 month. So it's not possible. अभी जो examinations जिन्होंने मुझे ये दिया है, वहाँ उस कॉलेज के, मतलब मेरे कॉलेज में तो एग्जामिनेशन आई थिंक विद इन 10 to 15 डेज होने जा रहा है, या उससे भी पहले। सो इट्स नॉट पॉसिबल हम इतने डिटेल्स में जाएं। तो आज यूनिट 2 हम एक साथ खत्म करने जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। दूसरी जो रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि काइंडली हिंदी में भी कुछ नोट्स दिए जाएं। तो स्टूडेंट्स, हिंदी में मेरे पास एक तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए अपनी प्रॉब्लम्स, तो मैं ज़्यादा कोशिश कर सकूंगी। अब जैसे आज ही मुझे जिन शिक्षिका ने दिया था ये सिलेबस करने के लिए, उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर यूट्यूब से मुझे शायद उसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन कुछ काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, तो यूट्यूब को लिंक देगी, तो उसके थ्रू अगर हम क्लास करें तो स्टूडेंट्स, मुझे लैपटॉप पर हिंदी में टाइप करना अभी तक नहीं आता है। मैं कोशिश करती हूँ कि अभी आपका प्रॉब्लम जितना हो सके मैंने स्लाइड्स पर लिख करके कोशिश की है सॉल्व करने की, बट मेरी राइटिंग एक तो बहुत खराब है। स्क्रीन पर डिजिटल पेन से लिखने की बहुत प्रैक्टिस नहीं हुई है, बट स्टिल मैं जितना हो सकता है मैं आपकी कोशिशें, आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले 3 स्लाइड्स में मैंने हिंदी में जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, जो प्राकृतिक संसाधन और इनसे संबंधित समस्याएं, इनके बारे में इस पूरे आज के चैप्टर में हम ये देखने जा रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्रकृति में जो प्राकृतिक तत्व जिनसे प्रकृति बनी हुई है, वो सारे जो निःशुल्क मिलते हैं, और जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जो पृथ्वी पर जो जीवित चीजें हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरत है, दे आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज, इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण कई रूप में किया गया है। पहला तो इनकी उपलब्धता के आधार पर, दूसरा इनके किस तरह से इनको उपलब्ध किया जा सकता है या ये अनुपलब्ध हो सकते हैं, उस आधार पर ये रीन्यूएबल, दैट इज नवीकरणीय, और नॉन रीन्यूएबल, दैट इज अनवीकरणीय। इनको फिर से वापस एक बार ये एग्जॉस्ट हो जाए, एक बार ये यूज हो जाए, तो उनको फिर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय। और वो साइक्लिक पैटर्न में प्रकृति में उपस्थित हैं, वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जो यूज होते हैं, फिर नए बनते हैं, फिर यूज होते हैं, फिर नए बनते हैं, और इस तरह से एक चक्र के रूप में
जो संसाधन प्रकृति में मिलते हैं वो हैं नवीकरणीय संसाधन। तो ये हो गया उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर। फिर इनकी जैविकता और अजैविकता के आधार पर ये संसाधन दो तरह के होते हैं। जैविक संसाधन जो बायोटिक फॉर्म्स हैं, और अजैविक संसाधन दैट इज एबायोटिक फैक्टर्स, जो हवा में जो गैस हैं, मिनरल्स हैं, जमीन है, पानी है, वायु है, खनिज हैं, धातु हैं, ये सारी चीजें एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गई। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कितने तरह के नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। अब हम इंग्लिश में स्लाइड्स, मेरा पूरा प्रेजेंटेशन ज्यादातर इंग्लिश में है। कुछ मैंने कोशिश की है इन 3 स्लाइड्स में ये पूरा प्रेजेंटेशन को का जो सारांश है वो मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद जब हम इसके बारे में डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में या डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे का डिटेल्स देखेंगे, तो जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आपको हिंदी में साथ साथ समझाती चलूं। तो अभी हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। विविधता, ये कितने प्रकार के होते हैं। निःशुल्क उपलब्धता, प्रकृति में है, प्रकृति ने दिया है, इनका कोई शुल्क नहीं लगता है, इनका कोई कॉस्ट नहीं है। ये संसाधन स्वाभाविक तौर पर निष्क्रिय होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर वो हवा में वातावरण में उपस्थित हैं और उनको जब तक जीवों के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक वो इनएक्टिव हैं। ऑक्सीजन हवा में है, जब तक वो जीव उसको यूज नहीं करता है, जब तक वो जीव के बदन अंदर नहीं जाता है, ब्लड और टिश्यूज और सेल तक नहीं पहुंचता है, या जहां भी उसको कंबशन है, जिनके साथ उनको काम करना है उनके संपर्क में आकर के ये सक्रिय होते हैं और जीवन यापन में सहायता करते हैं। फिर जैसा अभी हमने देखा, ऐसे संसाधनों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट इज बायोटिक एंड एबायोटिक, उनकी जैविकता और अजैविकता के आधार पर, और दूसरा उनकी उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर। ये रिन्यूएबल हो सकते हैं, नवीकरणीय, या अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। इन्हें वापस हम फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार ये डिप्लीट हो गए, एक बार इनका उपयोग हो गया, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए ये अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईंधन, जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल हैं, पेट्रोलियम है, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं। दीज आर नॉन रिन्यूएबल मटेरियल, संसाधन, रिसोर्सेज, और इन्हीं की कमी धीरे धीरे वातावरण में बहुत तरह के असंतुलन पैदा कर रही है, जिसकी वजह से अब नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हम मानते थे कि ऑक्सीजन कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, अब आप जरूर सुन रहे होंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी वजहों से पूरा वातावरण का संतुलन, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। और जो नवीकरणीय संसाधन, जिनकी ये परिभाषा है कि वो खत्म नहीं होते हैं, वो भी अब खतरे की स्तर तक पहुंचने लगे हैं। ऐसा ना हो कि नवीकरणीय संसाधन खत्म होने लगे, तो ये जितने भी संसाधन है प्रकृति में, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, और इनके जो यूटिलाइज करने के जो माध्यम हैं, जीव जंतु, सूक्ष्माणु, जीवाणु, सब एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं। एक इंटरडिपेंडेंसी है सारे नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज की, और ये इंटरडिपेंडेंसी पर्टिकुलर एरियाज में इकोसिस्टम्स कही जाती हैं। फूड वेब से ये जुड़े हुए हैं, और इस तरह से इंटरडिपेंडेंसी डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाई देती है, कई तरीकों से होती है। तो इन सभी इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स, संसाधनों का प्रयोग बहुत ही संतुलित रूप से किया जाना चाहिए। और वो क्या है, कैसे वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका क्षरण या उनकी अनुपलब्धता जैसे जैसे बढ़ रही है, वातावरण कैसे कैसे
अफेक्टेड होता जा रहा है, प्रभावित होता जा रहा है, ये हम आगे देखेंगे। इन सभी संसाधनों का अध्ययन हम 4 हेडिंग्स में कर सकते हैं। भूमि संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज, जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, शक्ति संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज एवं धातु संसाधन, मेटल एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो ये प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं हुई। देन आर द नवीकरणीय संसाधन। ये हम पहले देख चुके हैं। सजीव, निर्जीव, 2 तरह के, बायोटिक एंड एबायोटिक। निर्जीव पदार्थ हैं वायु, जल, मृदा या सॉइल एंड सन। सन एंड सोलर लाइट, जो सूर्य से आने वाली किरणें। और सजीव पदार्थ हैं वन, वृक्ष दैट इज प्लांट्स, पशु पक्षी, एनिमल, सूक्ष्माणु, जीवाणु, माइक्रोब। ये हो गए नेचुरल रिसोर्सेज के संसाधन के प्रकार। ये सभी संसाधन प्राकृतिक चक्रों द्वारा रिसाइकल्ड होकर पुनः पूर्तित होते रहते हैं, सभी नवीकरणीय संसाधन। इन नेचुरल साइकिल्स की शक्ति लिमिटेड होती है, इनका संतुलित तरीके से किया जाना बहुत जरूरी है। एक मतलब ये पूर्ति इनकी होती रहती है, क्रिएट ये होते रहते हैं, पर एक समय में इनकी उपस्थिति काफी सीमित है। एक बार ऑक्सीजन जब है एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर एरिया का, तो वो उसका जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो लिमिटेड है। वो फिर से जब रिन्यू होगा तभी और ऑक्सीजन आएगा। तो इस अब जो स्थिति होती जा रही है, अनियंत्रित स्थिति इसलिए होती चली जा रही है कि जितना अमाउंट अवेलेबल है ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन के कंजम्पशन है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट गड़बड़ा रहा है। इसी तरह से बाकी के सभी संसाधनों की भी स्थिति हो रही है, जो कि रिजल्टेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जिसका परिणाम बहुत ही भयावह होता जा रहा है, और जिसकी वजह से बहुत तरह के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। फिर अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे धातु है, कोयला है, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, रॉक सॉल्ट या चट्टानी नमक है, माइका है, जो प्रकृति में बहुत ही मंद गति या दर से बनते हैं, मिलियंस मिलियंस ईयर्स में बनते हैं ये। इसीलिए इनको हम ये मान के चलते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल हैं। एक बार डिप्लीट हो गए, फॉसिल फ्यूल बना पेड़ों से है, पर कितने हजारों साल में बना ये हम भी नहीं जानते हैं। पर अगर ये यूज खत्म हो गए, ये प्रकृति के जमीन के अंदर से इसको हम निकाल निकाल के यूज करते चले जा रहे हैं, बट ये खत्म होते जा रहे हैं। अब ये हजारों हजार साल नहीं चलने वाले हैं, कुछ 100 ईयर्स में अब जैसा अनुमान है ये खत्म हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वातावरण बहुत ज्यादा असंतुलित हो रहा है। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव ट्राइड टू गिव यू। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अब ये हैं, नवीकरणीय संसाधन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इन आपसी निर्भरताओं पर आधारित विभिन्न प्रकार के चक्र तथा इकोसिस्टम्स बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हुआ, ऑक्सीजन साइकिल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल हुआ। जिस तरह से प्रकृति में ये कैसे बनते हैं, कैसे यूज होते हैं, फिर कैसे रिसाइकिल होते हैं, और ये कैसे इकोसिस्टम्स डिपेंडेंट होते हैं इन संसाधनों पर। तो ये है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। और इन संसाधनों से संबंधित एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को हम डिटेल्स में देखने जा रहे हैं आगे के स्लाइड्स में। इनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसके बारे में जब मैं डिटेल्स में देखूंगी तो मैं कोशिश करूंगी हिंदी में भी बताने चलने की। पहला तो है पोल्यूशन, जो 3 तरह के होते हैं, जल, वायु, जमीन से प्रदूषित, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, पानी की कमी, गिरता भूजल स्तर, पानी का लेयर, जमीन के अंदर पानी का लेयर खत्म होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल एकदम ही खत्म होता चला जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, मरुभूमि का विस्तारीकरण, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, वनों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, क्वालिटी। अब फॉरेस्ट जहाँ लगाए भी जा रहे हैं, वो नेचुरल फॉरेस्ट की गुणवत्ता उनमें नहीं आ सकती है। भूमि और मिट्टी का क्षरण, इन बहुत ही एक्सेसिव जो यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों का, उनकी वजह से सॉइल एंड लैंड का जो ऊपरी लेयर है वो खत्म होता चला जा रहा है। पानी को पकड़ के
पेड़ कट रहे हैं तो पेड़ की जड़ जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं वो कमजोर हो रहा है। उसकी वजह से ऊपर का ऊपरी सतह पृथ्वी की मिट्टी की या बहती चली जा रही है और वो खत्म हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो एनर्जी क्रिएट होता है कई एक तरीकों से, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स। देन सॉइल कंजर्वेशन से संबंधित समस्याएं, शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज संपदा एवं धातुओं के संरक्षण की समस्या, जैविक विविधता संबंधी समस्याएं, जैविक विविधताएं, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं भयानक तेजी से। देन मिट्टी की उर्वरक शक्ति का वास, जनसंख्या विस्फोट आदि कई एक वजहों से। भूस्खलन, सॉइल इरोशन, जमीन और चट्टान सब लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। जमीन जो एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से भूस्खलन अब एकदम आम बात हो गई है। जरा सा आंधी पानी हुआ नहीं कि रोज एक रिपोर्ट आता है कि वहां भूस्खलन हुआ, वहां चट्टान स्खलन हुआ। देन एसिड रेन्स, अम्लीय वर्षा, सुनामी, बाढ़, समुद्र स्तर का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसमें भौतिक तापमान बढ़ जाता है, ग्लेशियर का पिघलना, हरित गैसों के दुष्प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स दैट इज कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण में तापमान बढ़ रहा है, ओजोन स्तर का क्षरण, ध्वनि प्रदूषण आदि मुख्य समस्याएं हैं। ये प्रकृति के संसाधनों के दुरुपयोग से या अनबैलेंस्ड असंतुलित उपयोग की वजह से। और इनके संरक्षण के उपाय यही है: मृदा संरक्षण, वनस्पति एवं जंगल संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण, खनिज संपदा का संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण आदि विभिन्न तरीकों से करें और इनको हम रिकवर कर सकें। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें कंजर्वेशन पर ज्यादा पॉइंट चूंकि मेंशन नहीं है अलग से, तो मैंने भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया क्योंकि यूं ही ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। सो लेट अस कम टू द मेन पॉइंट, जिसमें मैं एक एक पॉइंट नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल भी हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स वो एक्चुअली क्या हैं और उनके उनमें इम्बैलेंस होने से कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो हम तेजी से देखते हैं। Now, natural resources क्या हैं that we have seen that are useful under conceivable technological, economic or social circumstances or supplies drawn from earth. Supplies such as food, building, clothing materials, fertilizers, metals, water and geothermal power, इन सभी चीजों का यूज करने जिन संसाधनों की वजह से होता है, दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वेर द डोमेन ऑफ द नेचुरल साइंस। नेचुरल रिसोर्सेज ही नेचुरल साइंस का मुख्य भाग थे। अब कुछ अननेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट करने की, क्योंकि हमारी नए नए आविष्कार करने की भूख खत्म नहीं होती है, तो ये अलग बात है कि इस भूख ने बहुत सारी विषमताओं, बहुत सारी आपदाओं, बहुत डेंजरस होते जा रहा है ह्यूमन। अब जो हम टेक्नोलॉजी में जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस करने लगे हैं। सो खैर, अभी हम देखें अपने टॉपिक पर। द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर, वाटर, सॉइल, आयरन एंड मिनरल्स एंड मेटल्स एंड देन फॉरेस्ट। ये एज अ होल अगर पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को हम बांट दें बिना क्लासिफाई किए हुए कि ग्रुप्स में बनाए हुए, तो 5 मुख्य रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी आर 2 टाइप्स। उपलब्धता, अनुपलब्धता ये हम देख चुके हैं। कैसा किस फॉर्म में अवेलेबल हैं, उस बेसिस पर 2 तरह के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। This is in short in tabular form. Renewable resources can be renewed, available in infinite quantity. अब इस infinite पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, बट हाँ अगर परिभाषित करें तो कहा यह जाता है कि हवा, जल, वायु और मिट्टी प्रकृति में इनफाइनाइट रूप में प्रेजेंट हैं, जो कि अगर हम संभल कर चलते तो वाकई इनफाइनाइट था।
पर हमारी ही गतिविधियों ने इन्फिनिटी पे, इन संसाधनों को इन्फिनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। बट नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंसेस एक बार वो कंज्यूम हो जाएं, दे कैन नॉट बी रिन्यूड। उनको फिर एक बार वो डिप्लीट हो गया, उनका यूटिलाइजेशन हो गया, तो फिर उनको हम वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। द रिन्यूएबल सोर्सेज आर सस्टेनेबल इन नेचर, whereas non-renewable sources are exhaustible in nature. ये सस्टेन कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दे आर हाई कॉस्ट एंड लेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जो डिप्लीशन होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, उनकी वजह से जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी वजह से जो दुष्प्रभाव होते हैं, वो एनवायरमेंट को प्रदूषित करते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। रिप्लेनिश क्विकली, दे डू नॉट रिप्लेनिश, ये डिप्लीट हो जाते हैं तो उनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिप्लेनिश किए जा सकते हैं। नाउ some important renewable resources are that can grow again. They include organic, coming from living things. Organic renewable resources हैं जो living things से प्राप्त होते हैं, और inorganic coming from non living things। फिर से renewable resources को हम दो भाग में बांट सकते हैं। ऑर्गेनिक थिंग्स या कार्बनिक पदार्थ जिनको हम कहते हैं, दे आर प्लांट्स एंड फॉरेस्ट और एनिमल्स। जो भी जीवित ऑर्गेनिक पदार्थ हमको जीवित चीजों से मिलते हैं, और जीवित चीज हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। एक्चुअली माइक्रोब्स के अंदर भी अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, और उनसे जो पदार्थ मिलते हैं उनमें उनकी अवेलेबिलिटी काफी कम होती है, क्योंकि उनको संपर्क में आना होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के, तभी वो प्रभावित रूप से अपीयर होते हैं वातावरण में ज्यादातर। तो वो पदार्थ हैं प्लांट्स एंड फॉरेस्ट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रीज, मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये प्लांट्स में एंड ट्रीज आर द मोस्ट useful renewable natural resources they are said to be। और ये इट इज सेड कि करीब करीब 8,000 तरह की चीजें इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाई जा रही हैं, और इसके बावजूद फिर से हम इनको प्राप्त कर सके हैं, जिससे कि हम बहुत सारे फर्नीचर, पेपर और भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं इनसे। ट्री केमिकल्स आर ऑल्सो यूज, लकड़ी के रूप में भी ट्रीज का वुड के रूप में यूज होता है, उनके केमिकल्स के रूप में यूज होते हैं, रिसोर्सेज के रूप में वातावरण में यूज होते हैं, और भी बहुत फॉर्म्स में, मेडिसिन के फॉर्म में, रबर के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, क्लोथ के फॉर्म में, बहुत तरीकों से ट्रीज का, प्लांट्स का, फॉरेस्ट का यूज होता है। और एनिमल्स तो खैर नॉन डिस्पेंसेबल रिसोर्सेज हैं ही लिविंग थिंग्स में। एवरी टाइप, स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेकर के ह्यूमन की तरह के मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स तक, और इनके इंटरडिपेंडेंसी होती है, ये हम देख चुके हैं। नाउ इनऑर्गेनिक things are air and water, then food and nutrients, then sunlight. So these are some of the things which are formed of inorganic substances, the land or the soil. ये inorganic पदार्थों से बने हुए होते हैं। They are used in the animal's body, and then many come out as waste which returns the nutrients to the soil। जब जमीन डेथ के बाद, डेथ एंड डिके के बाद वापस जमीन में ही जो बॉडी के कंपोनेंट्स हैं, बॉडी को फॉर्म करने के कंपोनेंट्स हैं, वो मिल जाते हैं। When the animal dies, nutrients will return to the soil as well। Plant take up nutrients in the soil and continue the cycle। तो इस तरह से डेथ एंड बर्थ के साथ साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की साइकिल चलती रहती है। Now non-renewable natural resources are found in ground in fixed amount। ये प्रेजेंट होते हैं जमीन के अंदर। Majority of non-renewable substances, almost all non-renewable substances are present in the ground। पृथ्वी या पृथ्वी के क्रस्ट में पाई जाती हैं। They are non-living things and they are sometimes hard to find। They don't regrow। ये जब यूज होते चले जा रहे हैं, और जो मेन पर्यावरण में असंतुलन पैदा हुआ है, इन्हीं के जरूरत से ज्यादा जिसको कहते हैं हम प्राप्त करने के प्रयासों में
जरूरत से ज्यादा इनको निकालने में, इनकी अति उत्साह में, इनको यूटिलाइज करने में, अति उत्साह या अति आकांक्षा या जिसको हम लालच भी कह सकते हैं, या अजीब तरह की जो मानवीय इच्छाएं हैं कि और भी सोना पहन लो, और भी चांदी पहन लो, प्लैटिनम भी निकाल लो और उनकी ज्वेलरी बना लो। तो इस तरह की जो कंज्यूमेबल कंज्यूम इसकी जो कंज्यूमाइजेशन अनएक्सपेक्टेडली हम बढ़ा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के डिस्ट्रक्शन की। और इस डिस्ट्रक्शन से सिर्फ चीजें खत्म ही नहीं हो रही हैं, इनका डिस्ट्रक्शन या इनका डिप्लीशन से जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, दे आर द मेजर कॉज ऑफ द disasters and natural hazards and natural disasters of today, जो बहुत ही भयानक रूप में, विभिन्न रूपों में सामने आ रहे हैं। They include fossil fuels, we burn energy. Fossil fuels such as oil, coal and gas will not last forever. अब जो स्थिति है, अब ये बहुत दिन चलने वाले नहीं। People are trying to hard to find new fuels that are clean and will provide the power we need. अब फिर से बहुत कोशिश हो रही है, हवा से, सोलर पावर से, पानी से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज या न्यू रिसोर्सेज को क्रिएट करने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ तो सक्सेस मिला भी है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Then are the minerals used for making metals are also non-renewable natural resources. And minerals, बहुत तरह के minerals हैं, metals हैं, जिंक है, गोल्ड है, कॉपर है, कैडमियम है। अब कैडमियम जैसे आज हमारे इनका अनबैलेंस्ड यूज भी कभी कभी बहुत बुरी तरह, ये भी एक फैक्ट है इसमें। एक चीज और जो शुरू में ही मुझे हम लोगों को मुझे मेंशन करना था कि अभी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो नॉन इक्विलिब्रियम की स्थिति है डिस्ट्रीब्यूशन में इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है एनवायरनमेंट के असंतुलन की वजह से। डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन तो 80% है और ये अवेलेबल रिसोर्सेज का कंजम्पशन 20% है। और डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन और इन रिसोर्सेज का प्रोपोर्शन है 80-20। रिसोर्सेज हैं 80% अवेलेबल डेवलप्ड कंट्रीज में और पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 20%। तो सोचिए कि कितना बड़ा डिसबैलेंस है जो कि अनइक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है पूरी दुनिया में, और उसके रिजल्ट्स हो रहे हैं बहुत ही डिजास्ट्रिक, बहुत ही हवोक क्रिएट करने वाले। Natural resources, both renewable and non-renewable, are important for all of us to conserve the nature and the natural resources. Then, so now let us see in short, ये है natural resources: deforestation, desertification, extinction of species, post-migration, soil erosion, oil depletion, ozone depletion, greenhouse gas increase, stream energy, water gasification, natural hazards, natural disaster, metal and mineral depletion, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस एंड एनर्जी क्राइसिस। बहुत ही शॉर्ट में अब इसको हम थोड़ी जल्दी आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जैसा आप नाम से ही समझ में आ रहा है, जंगलों की कटाई। ये अंधाधुंध कटाई हर तरह से नुकसानदेह है, ना ये पृथ्वी को, हवा को, वातावरण को, जल को, भूमि को, जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, सबका विनाश कर रहा है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम मुख्य रूप से आज जो वातावरण में असंतुलन पैदा हुआ है उसके लिए कुछ एक या दो रीजंस खोजें तो हम दो रीजंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट बता सकते हैं। पहला है डिफॉरेस्टेशन एंड दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। ये दो चीजें ही जड़ हैं। अगर हम संतुलित रूप से नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते रहते और एक्सप्लोशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन नहीं होता, और अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो नेचुरल फॉरेस्ट को काटा नहीं गया होता, तो आज स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। सो लैंग्वेज आप अपना दीजिए, हम बहुत डिटेल्स नहीं देख सकते हैं क्योंकि समय की कमी है। Now the next point, desertification. Desertification, that is मरुभूमिकरण। जो मरुभूमि है पृथ्वी पर बने हुए, सहारा, थार, ये सब
उनसे नेचुरल रिसोर्सेज का वास या वातावरण में नुकसान नहीं हो रहा है। वो तो ऑलरेडी उनका अपना अपना इम्पोर्टेंस के साथ साथ संतुलन बना के चल रहे थे। अब जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, जो फर्टाइल भूमि के पीसेस या फर्टाइल जो जमीन थी, उर्वरक भूमि थी, वो भी अब उनकी भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही है ड्यू टू द डिप्लीशन, ड्यू टू वेरियस रीजंस। जो जनसंख्या विस्फोट की वजह से जमीन मिट्टी का में मिनरल्स का डिप्लीशन हो रहा है, माइनिंग की वजह से, अनबैलेंस यूज की वजह से, कई एक वजह हैं जिनकी वजह से लैंड इज एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई, सम ह्यूमिड एरियाज. It is caused primarily by human activities and climatic variations. This is causing desertification or desertification that not refer to expansion of existing deserts. Then are the extinction of species, biodiversity loss. इसके पहले के भी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन एक नेचुरल फिनोमिनन है। साल 2 साल में एक स्पीसीज, 2 स्पीसीज या 10 स्पीसीज का एक्सटिंक्शन एक नेचुरल फिनोमिनन है। पुराने स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते हैं वेरियस रीजन से, तो नए स्पीसीज अपीयर भी होते हैं। बट आज जो स्थिति है, ऑन एन एवरेज हर रोज एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत ही डिसबैलेंस्ड कंडीशन पैदा हो रहा है। और इसकी भी एक ग्रेट रीजन है डिफॉरेस्टेशन। जंगलों में जो पशु पक्षी रहते थे, उनका हैबिटेट ही पूरा का पूरा बदल दिया गया है, जिसकी वजह से नई उनमें बहुत ज्यादा लॉस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। Then is the soil erosion. A form of soil retrogression and degradation is causing a number of problems, and it is a naturally occurring process that affects all landforms. Then oil depletion, soil का erosion ये हम देख चुके हैं। भूमि का पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ों के जड़ जो पेड़ को पकड़ के रखते थे ऊपरी सतह को, वो शक्ति खत्म होती चली जा रही है। और इसकी वजह से जो ऊपरी सतह, जो सबसे उपजाऊ सतह थी, जिसके नीचे अर्थ क्रस्ट में तो मिनरल्स, मेटल्स एंड खनिज संपदा ये सब हैं, उपजाऊ जो सतह थी वो खत्म होती चली जा रही है, वो बहती चली जा रही है। देन ऑयल डिप्लीशन, जो अवेलेबल ऑयल रिसोर्सेज हैं, वो उनका डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। lube oil like oxidation, thermal breakdown of lube oil, micro dieseling, additive depletion, contamination, these are the reasons जिनकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट बैडली अफेक्ट हो रहा है। देन ओजोन डिप्लीशन, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ओजोन इज द गैस जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है स्ट्रेटोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बीच में, और वो पृथ्वी पर सूरज की हानिकारक किरणों को आने से रोकता है। जो अब मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से, रेफ्रिजरेटर्स और इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के यूज की वजह से बहुत हानिकारक गैस बन रहे हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन। इनके एटम्स, व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद ओजोन, दे डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स। ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स को खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन का लेयर पतला होता चला जा रहा है। ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, और सन की रेज, the harmful sun rays or solar rays are coming on the earth, causing a number of hazards like the skin cancers, eye cataracts, immune deficiency disorders. ये UV rays बहुत तरह के hazards create कर रहे हैं। फिर ग्रीन हाउस गैस increase causing global warming। यही सारी एक्टिविटी जो बहुत सारे गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो हीट ट्रैपिंग गैसेस इनको हम कह सकते हैं, एंड दे एक्ट एज अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। अब ये अर्थ को के ब्लैंकेट की तरह जो नेचुरल रूप में प्रेजेंट थे, वो काम कर रहे थे। बट अब इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, and that is causing the increasing the heat in the atmosphere, and these greenhouse gases are responsible for this greenhouse effect, which ultimately leads to global warming। ये blanket अब ज्यादा
घना होता चला जा रहा है, इतना भयानक होता चला जा रहा है कि वो पृथ्वी पर को जैसे कंबल के अंदर आप बहुत मोटा कवरिंग होती चली जा रही है और गर्मी बहुत, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, एंड दैट इज रिजल्टिंग इनटू ग्लोबल वार्मिंग। देन एक्सट्रीम एनर्जी, ये एक अलग प्रोसेस है जो मॉडर्न टेक्निक्स आजकल जो यूज हो रहे हैं, जिससे कि अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज से एनर्जी को लिबरेट किया जा रहा है। दैट इज शेल ऑयल, कुछ ये शेल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक्स जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जो हर जगह नहीं, इंडिया वगैरह में, इंडियन कंट्री में शायद कम है इंडिया में, बट कुछ कंट्रीज में पाए गए हैं। और इस तरह के जो ऑयल सैंड्स हैं, उनके यूटिलाइजेशन से प्रकृति को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये एनर्जी, एक्सट्रीम एनर्जी उसको कहते हैं, जो कि जिन चीजों को कम यूज करके एनर्जी प्राप्त किया जा रहा था, अब हम उनको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिप्लीट करने लगे हैं और ज्यादा नेचुरल हैजार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं और एनवायरमेंट को बुरी तरह डैमेज कर रहे हैं। दैट इज डीप वाटर ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, mountain top removal, mining, petroleum exploration. These are the reasons जिनकी वजह से extreme energy problems create हो रहे हैं। Then forced migration, this is another very important reason जो आज अभी environmental disbalance का बहुत बड़ी वजह बन रहा है। बहुत सारे reasons हो सकते हैं, political reason हो, geographical reason हो, natural disasters हो, जिन भी वजह से जहां मास में पॉपुलेशन माइग्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो पूरा वहां के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर दे रहा है। मास मतलब मास, मिलियंस में पीपल डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के माइग्रेट करके वहां बस जा रहे हैं और वहां के पूरे हैबिटेट को वो बिगाड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से फोर्स्ड माइग्रेशन इज आल्सो अ वेरी ग्रेट कॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल डैमेज। Then water gasification. This is another very important process. ये gasification, पानी से गैस बनाया जा रहा है, फॉसिल बेस्ड कार्बोनेशियस मटेरियल हाई टेम्परेचर पे पानी को यूज करके बहुत तरह के गैसेस बनाए जा रहे हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के गैसेस क्रिएट बनाए जा रहे हैं और इनका इस तरह के गैसिफिकेशन से जो अननेचुरल तरीकों से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। इसी का एक एग्जांपल है वाटर गैसिफिकेशन। देन आर द नेचुरल हैजार्ड एंड नेचुरल डिजास्टर्स। एक्चुअली ये देखने में एक जैसा लग रहा है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि नेचुरल डिजास्टर्स हैं प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ आया, सूखा आया, चक्रवात आया, आंधी आई, ज्वालामुखी फटी, तो दीज आर द नेचुरल डिसास्टर्स। और इन डिसास्टर्स की वजह से जो बैड इफेक्ट्स पड़े, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ, उन बैड इफेक्ट्स को हम कहेंगे नेचुरल हैजार्ड्स। दोज आर द नेचुरल हैजार्ड्स। So this is the natural hazards and the natural disasters. Then are the metals and mineral depletion. ये हम बार बार हमने देखा पहले भी कि जमीन के अंदर जो खनिज हैं, धातु हैं, उनको निकालना, माइनिंग इज द कोल है, और खनिज हैं, धातु हैं, फॉसिल फ्यूल हैं, पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी थी, सबको हम निकाले चले जा रहे हैं, सबको कंज्यूम किए चले जा रहे हैं और ओवर कंजम्पशन की वजह से पूरा बैलेंस वातावरण का खत्म होता चला जा रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड एनर्जी वंस डिप्लीशन मींस a quantitative and qualitative deterioration of mineral reserves resulting in their scarcity. तो बहुत जल्दी ये समय आएगा, एक तो उससे पृथ्वी की क्वालिटी भी बहुत गड़बड़ा रही है। अगर आप नीचे से सारे मिनरल्स जिनको लेकर के प्लांट्स बड़े हो रहे थे, जंगल रहे थे, सबको आप डिप्लीट किए जा रहे हैं, सब निकाले चले जा रहे हैं, तो नेचुरली आप हर तरह से सॉइल को खत्म कर रहे हैं। सॉइल इरोशन होगा तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेगा तो एनवायरनमेंट में गैसियस डिसबैलेंस होगा, फूड डिसबैलेंस होगा और पूरा एनवायरनमेंट डिप्लीट हो रहा है। So then, so these are the mineral depletion, metal depletion.
Then environmental pollution. Environmental pollution is defined as contamination of physical and biological components of Earth atmosphere system to such an extent that normal environmental processes are adversely affected. Environmental pollution पे तो हम एक पूरी कहानी लिख दे सकते हैं। तो ये जितनी भी तरह के हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी वजह से एनवायरनमेंट बुरी तरह से पोल्यूटेड हो रहा है और दैट इज रिजल्टेड, हम हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, रेडिएटिव पोल्यूशन आ रहा है, साउंड पोल्यूशन आ रहा है, नॉइज पोल्यूशन आ गया है। और इन सभी पोल्यूशंस की वजह से कितनी तरह की बीमारियां, कितनी तरह के बैड इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं मानव जगत को, ये हम रोज ही बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमने बहुत एडवांस कर लिया मेडिकल साइंस, जो पैंडेमिक आया जिसने घरों को तबाह कर दिया, कहाँ हम संभाल पाए। तो स्थितियां अभी भी वही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे भी जा रहे हैं क्योंकि हमारा एक्शंस बैलेंस नहीं है। नाउ वाटर क्राइसिस एंड एनर्जी क्राइसिस, दीज आर द टू मेजर वेज जिनकी वजह से भी एटमॉस्फेयर में वातावरण को या पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। वाटर क्राइसिस एंड एनर्जी क्राइसिस आर इंट्रिकेटली कनेक्टेड, ये एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। द एनर्जी क्राइसिस हैव थ्री मेन एलिमेंट्स, हायर प्राइसेस, ये ज्यादातर डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में ये डिसबैलेंस ज्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज इन एनर्जी क्राइसिस से ज्यादा जूझ रही हैं क्योंकि ड्यू टू higher prices due to the organization of petroleum exported countries monopolization of world oil export market, then increasing dependence upon foreign energy resources largely due to the government interference in energy market and periodic shortages caused by price control at retail level. इस पेट्रोलियम इंडस्ट्री को डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा हाईजैक कर ली हैं जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज बहुत बुरी तरह सफर कर रहे हैं। देन वाटर क्राइसिस एंड वाटर स्कार्सिटी, लैक ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, ये तो बहुत एविडेंट है कि ऑल द बैड एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग बैडली द वाटर अवेलेबल एंड द ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी इस तरह से खत्म हो रही है कि कहा तो अब ये जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 50 साल 75 साल और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है पृथ्वी पर। सो लेट अस बी वेरी मच कॉशियस टू restore these hazards. Now, what measures can be the measures, the largest or the biggest destructive problem is the exploitation. हर तरह से environment को exploit कर रहे हैं हम। That is the most destructive problems connected to natural resources is the exploitation. It is the uses of these resources for economic growth often leading to the degradation of environment. इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो एक्टिविटीज हैं, रिलेटेड एक्टिविटीज, वो ज्यादा हजार्ड्स क्रिएट कर रही हैं एनवायरनमेंट में। जो 19th सेंचुरी से शुरू हुआ, जब माइनिंग, स्टीम पावर, वेरियस मशीनरी डेवलप्ड हुए, 20th सेंचुरी में और बढ़ा एंड नाउ ए डेज द मेजॉरिटी 21st सेंचुरी में मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज सस्टेन्ड बाय फॉसिल फ्यूल, जो कि फॉसिल फ्यूल तो खत्म कर ही रहा है, एनवायरनमेंट को भी खत्म होता जा रहा है एनवायरनमेंट। सो दिस exploitation of natural resources is through intensive agricultural hindering the natural environment in many ways and degradation of forests and water pollution. Then world population is constantly growing, leading to economic growth and higher depletion of natural resources. These things we have already seen. World population भी बहुत बड़ी वजह है इन resources को खत्म करने के लिए। Now why resources are under pressure? ये resources खत्म हो क्यों रहे हैं? इसकी बहुत सारी वजह हैं। Increase in sophistication of technology,
जितना ज्यादा सोफिस्टिकेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, देन कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, एंड एक्सेसिव डिमांड ड्यू टू intense competition and overpopulation. So with this I end the topic. I hope कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मैं हिंदी में समझा सकूं। ये लास्ट जो कंक्लूजन है, इट इज एक्चुअली नॉट, मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि ये कहीं से जस्ट उतारा हुआ है, और इट इज नॉट, आई डोंट, आई हैव जस्ट deleted this slide, but how it is appearing, I don't know. It is not very much relevant to the topic. It's a particular area तक restricted है. So with this I end the topic. आप इससे हर वीडियो के रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर पढ़ा कीजिए स्टूडेंट्स। उसमें मैं जितना हो सकता है मटेरियल शॉर्ट करके, कंपाइल करके या समराइज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड मटेरियल मैटर देने की कोशिश करती हूँ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट। सब्सक्राइब कीजिए, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना मैं आप लोगों को एक साथ कांटेक्ट कर पाऊंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब मी। अगर आपको लगता है कि हमें इंटरैक्ट करना चाहिए तो press bell icon to get notifications of the upcoming videos. Thank you.